Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 12th June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download May 2021 magazine from our website spmiasacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. Student can join our new geography optional course that is starting from 14th June 2021. Interested students can contact us on the contact details given here. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. तो स्टूडेंट्स, इसके पहले कि मैं आज का पहला टॉपिक लूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल में कोविड वैक्सीनेशन के कारण मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है, हेडेक है, फीवर है, और इस कारण से आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा वो थोड़ा मैं फैक्चुअल साइड में रखूँगा, एनालिटिकल कंटेंट कम दूँगा, थोड़ा शॉर्ट में रखने की कोशिश की है मैंने। तो अगर आपको लगता है कि आज के किसी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को मैंने मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि सर ये पर्टिकुलर इशू आपने मिस कर दिया है किसी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर में अगर आया है, तो मैं उसको अगले न्यूज़पेपर एनालिसिस में डेफिनेटली कवर करूँगा। बट आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस ब्रीफ रखते हैं और जो फैक्चुअल डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको देखते हैं आज। तो चलिए आज का पहला टॉपिक लेते हैं, दैट इज़ फ्रॉम एडिटोरियल सेगमेंट. इट इज़ अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, and this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view, especially from sub segment agriculture. तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में समझ लेते हैं। इसको 2016 में भारत सरकार लेकर के आई थी। भारत सरकार की मिनिस्ट्री, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स लेकर के आई थी। इसमें किसानों के लिए इंश्योरेंस, उनके जो क्रॉप्स हैं उसके इंश्योरेंस की फैसिलिटी लाई गई थी। नाम से ही आपको समझ आ रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो फसल अगर बर्बाद हो जाते हैं तो उस केस में किसानों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, तो उसके लिए उनको बहुत कम प्रीमियम देना है। जैसे खरीफ क्रॉप्स है, मान लीजिए खरीफ क्रॉप है, तो इसके लिए जो भी खरीफ क्रॉप की वैल्यू उसका बस 2% उनको प्रीमियम अमाउंट चुकाना है। राबी क्रॉप का बस 1.5%, अगर कोई हॉर्टिकल्चर है तो उसका बस 5% उनको प्रीमियम चुकाना है। तो देखिए, जो भी प्रीमियम अमाउंट है उसका बस एक बेसिक मिनिमम किसानों को चुकाना है, बाकी सारा पैसा प्रीमियम का सरकार कवर करेगी। कोई लिमिटेशन नहीं है कि सरकार बस इतना रुपया ही खर्च करेगी इंश्योरेंस पे, इससे ज़्यादा नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं है सर। किसानों को बस 2% देना है फॉर खरीफ, 1.5% फॉर राबी एंड 5% फॉर हॉर्टिकल्चर। बाकी देर इज़ नो लिमिटेशन, ऑल रिमेनिंग अमाउंट द बैलेंस प्रीमियम विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट एंड विल प्रोवाइड फुल इंश्योर्ड अमाउंट टू द फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप लॉस, एंड देर इज़ नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी. Even if the balance is 90%, it will be borne up by the government. अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की जाए तो इट इज़ इन लाइन विथ वन नेशन वन स्कीम थीम। आपको पता है कि ये जो मौजूदा सरकार है कई सारे इस तरह के प्रोविज़न लेकर के आई, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन। वैसे ही उसी लाइन में वन नेशन वन स्कीम थीम में ये लेकर के आए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अदरवाइज इसके पहले दो अलग अलग स्कीम्स चलते थे अलग अलग एरियाज़ में, फॉर एग्जाम्पल नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम या मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो उन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो पुराने जो स्कीम्स चल रहे थे उनको बंद कर दिया गया है और पूरे देश भर में किसानों के फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कीम लाया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे शेयर्ड क्रॉपर्स या टेनेट्स को भी कवर किया जाएगा, उनके भी क्रॉप को कवर किया जाएगा। शेयर्ड क्रॉपर्स क्या होते हैं ये आप जानते ज़रूर होंगे। आपको पता होगा कि कैसे बटैया पे दे देते हैं, बटैया कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, कि मान लीजिए कि ज़मीन मेरी नहीं है लेकिन मैंने जाकर के इस लैंड जो जिसकी ज़मीन है उससे जाकर के बात कर ली कि देखो सर आपके ज़मीन पे मैं खेती करना चाहता हूँ, तो इसको कहते हैं शेयर्ड क्रॉपर। फिर जो भी मैं उगाऊँगा उसका एक हिस्सा जिसकी ज़मीन हो उसके साथ शेयर कर लूँगा। तो मैं इस केस में हो गया शेयर्ड क्रॉपर, जो मैं इस खेत पर खेती कर रहा हूँ, जो मेरी खुद की खेत नहीं है। मैं ही हो सकता हूँ टेनेट्स अगर मैंने ये लैंड जो है वो भाड़े पे ले लिया है। तो इन लोगों को भी, टेनेट्स या शेयर्ड क्रॉपर को भी प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्री हार्वेस्ट लॉस देखा जाता है, प्री हार्वेस्ट लॉस के लिए कंपनसेट किया जाता है। जैसे कि अभी कटाई नहीं हुई है, हार्वेस्ट नहीं हुआ है, और तभी मान लीजिए कि कोई भी इस तरह का नेचुरल फिनोमेना हो जाए, जैसे फायर आ जाए, लाइटनिंग आ जाए, स्टॉर्म आ जाए, हेल स्टॉर्म आ जाए, साइक्लोन, टाइफून, एनिमल अटैक, पेस्ट अटैक, या किसी भी कारण से ईल्ड लॉस हो जाए, मतलब जितना नॉर्मली ऑन एन एवरेज खेती होती है उससे अगर कम खेती हो, तो
तो उस केस में इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को कंपनसेट किया जाएगा अंडर दिस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योरेंस स्कीम। तो प्री हार्वेस्ट लॉस तो है ही है, साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी है। तो आज मान लीजिए कि कटाई हो गई, तो आज हार्वेस्टिंग हो गई मान लीजिए, उसके बाद आपको पता है कि किसान अपने बहुत सारे फूड ग्रेन्स को खेतों में इस तरह से फैला करके रखते हैं सुखाने के लिए। इसको कहते हैं कट एंड स्प्रेड कंडीशन टू ड्राई इन द फील्ड। इस तरह से आपने देखा होगा, कट एंड स्प्रेड, काटा, स्प्रेड किया, कंडीशन टू ड्राई इन द फील्ड, इसको सुखाने के लिए। लेकिन उसके चक्कर में होता है कि कभी कभार बहुत तेज़ बारिश हो जाती है और फसल बर्बाद हो जाता है। तो वैसे टाइम में भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी अब कंपनसेट किया जाएगा, उसको भी इंश्योर किया गया है। तो हार्वेस्ट के कम से कम 14 दिन बाद तक अगर कोई लॉस होता है, हार्वेस्ट के 14 डेज़ के बाद तक अगर कोई लॉस होता है फूड क्रॉप को, तो उस केस में इंश्योरेंस की रकम किसानों को दी जाएगी। तो प्री हार्वेस्ट लॉस एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बोथ आर कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब करंट न्यूज़ को देख लेते हैं। तो देखिए, असम सरकार ने ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपने स्टेट में 2018 से काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट कराना शुरू किया। लेकिन 2018 तक में बस 25,000 फार्मर्स थे हमारे स्टेट में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर्ड थे। उसको धीरे धीरे बढ़ा करके लास्ट जो राबी सीजन गया है उसमें लगभग 6 लाख फार्मर्स को कवर किया गया है। लेकिन अब मौजूदा सरकार ने टारगेट रखा है, यही ये न्यूज़ आर्टिकल में भी आया है कि मौजूदा सरकार ने टारगेट रखा है कि आने वाला जो खरीफ क्रॉप सीजन है उसमें कम से कम 10 लाख हमारे स्टेट के फार्मर्स को हम कवर करेंगे अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हमारे स्टेट आसाम के अंदर जो क्रॉप्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नोटिफाइड हैं उनको भी एक बार ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए, खरीफ सीजन के क्रॉप जो नोटिफाइड है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो हैं ब्लैक ग्राम, सॉली पैडी धान, जो सॉली धान होता है, या जूट। कल राबी सीजन में पोटैटो, शुगर केन, रेपसीड एंड मस्टर्ड आर प्रोटेक्टेड और इंश्योर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about New Atlantic Charter, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो देखिए, करंट न्यूज़ क्या है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने मिल करके एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिस एग्रीमेंट को कहा जा रहा है या उसको नाम दिया जा रहा है द न्यू अटलांटिक चार्टर। इसको न्यू अटलांटिक चार्टर बोला जा रहा है क्योंकि जो एक पुराना अटलांटिक चार्टर है, ओरिजिनल अटलांटिक चार्टर, उसकी काफ़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। तो जो ओरिजिनल या पुराना अटलांटिक चार्टर उसको पहले समझते हैं। तो ये जो पुराना अटलांटिक चार्टर है 1941 में साइन किया गया था बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट एंड यूके प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। इन्होंने मिलकर के अटलांटिक चार्टर साइन किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 1941, और इस अटलांटिक चार्टर के बेसिस पे ही बाद में यूनाइटेड नेशंस बनाया गया 1945 में। इस अटलांटिक चार्टर में बात की गई थी कि वॉर के बाद वर्ल्ड किस तरह का होना चाहिए। तो अटलांटिक चार्टर टॉक्ड अबाउट पोस्ट वॉर वर्ल्ड, इट हैड अ विजन अबाउट पोस्ट वॉर वर्ल्ड की वो दुनिया कैसी हमें बनानी है वापस इस वॉर को ख़त्म करने के बाद। तो अटलांटिक चार्टर में जिन बातों पे फोकस किया गया था, सैलिएंट फीचर्स थे अटलांटिक चार्टर के ऑफ दिस 1941 अटलांटिक चार्टर, उसमें था राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि लोगों को अधिकार होना चाहिए कि अपनी जगह पे जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ की सरकार को वो खुद चुने। दैट वाज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अटलांटिक चार्टर। उसके अलावा डिसआर्मामेंट, पूरे दुनिया भर में जो भी खतरनाक हथियार हैं उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। रिमूवल ऑफ ट्रेड्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, पूरे दुनिया भर में ट्रेड को धीरे धीरे प्रमोट किया जाए, क्योंकि अटलांटिक चार्टर में एक बात मानी गई कि अगर दुनिया भर के देश आपस में ट्रेड करेंगे देन दे विल लूज नेचुरल इंटरेस्ट इन गोइंग एट वॉर, क्योंकि वॉर से फिर ट्रेड को नुकसान होगा। तो एक बार अगर ट्रेड करने लगे तो वॉर को बहुत हद तक रोका जा सकता है। दैट इज़ वाई इट वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अटलांटिक चार्टर, रिमूवल ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। ये जो अटलांटिक चार्टर का ये प्रोविजन है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जब एक बार वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया तो फिर इस यूनाइटेड नेशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और उसका एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो इस ग्राउंड पे इंडिया ने और इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर्स ने इंडिपेंडेंस मांगा कि भाई आप कहते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन बेसिक प्रिंसिपल है यूनाइटेड नेशन का, तो फिर इंडिया को आज़ाद कर दिया जाए, यहाँ के लोगों को अधिकार होना चाहिए अपनी सरकार चुनने का।
उस टाइम में चर्चिल ने कुछ हद तक मना करने की कोशिश की थी, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, वो ही वॉज रिलक्टेंट कि इंडिया को इंडिपेंडेंट ना किया जाए। तो इस तरह के आर्गूमेंट्स देने लगे कि नहीं नहीं, ये जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो तो बस उन देशों के लिए है जो नाजी देश थे, जैसे जर्मनी या जापान, इन सारे फासिस्ट देशों ने इनकी जो कॉलोनी थी वहाँ के लोगों के लिए तो इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन फिर अमेरिका ने काफ़ी दबाव बनाया कि नहीं नहीं, ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हमको यूनिवर्सली इम्प्लीमेंट करना है और इस बेसिस पे फिर इंडिया को आज़ादी मिलनी ही चाहिए, और इस कारण से बाद में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो पॉइंट इज़ कि ये जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है ऑफ अटलांटिक चार्टर, दैट वाज वन ऑफ द बेसिस फॉर डिमांडिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, एंड यूएस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेशराइजिंग यूके इन ऑर्डर टू सेट इंडिया फ्री। तो ये है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अटलांटिक चार्टर। अब जो नया अटलांटिक चार्टर है, जो बोरिस जॉनसन और जो बिडेन ने अभी हाल फिलहाल में साइन किया है, उसके अगर की पॉइंट को बात किया जाए जिस पर मुझे लगता है सवाल पूछा जा सकता है, तो वो ये है द चैलेंज ऑफ 3C। इस नए अटलांटिक चार्टर में कहा गया है कि दुनिया की जो भी डेमोक्रेटिक देश हैं, डेमोक्रेटिक सरकारें हैं, वो आपस में पार्टनरशिप करेंगी दुनिया के अंदर जो 3C का चैलेंज है उसको टैकल करने के लिए। तो क्या है 3C चैलेंज अकॉर्डिंग टू दिस न्यू अटलांटिक चार्टर? तो ये 3C है द चैलेंज ऑफ चाइना। कहते हैं कि इन्होंने कहा है कि चाइना पूरे दुनिया के डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, चैलेंज ऑफ कोरोना वायरस एंड चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज, 3C। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about InVision mission to Venus, and this topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. तो देखिए, इनविजन मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है जो ऑर्बिटर मिशन होगा वीनस के लिए, और इसको 2031 में लॉन्च किया जाएगा। इसके पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑलरेडी एक वीनस मिशन भेज चुकी है जिसका नाम है वीनस एक्सप्रेस। दैट वाज एन ऑर्बिटर मिशन अराउंड वीनस फ्रॉम 2005 टू 2014। और इस वीनस एक्सप्रेस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता की थी, उसने पिक्चर्स निकाले थे ऑफ वोल्केनिक हॉट स्पॉट्स ऑन वीनस सरफेस। इसके अलावा बाकी कौन कौन से इंपॉर्टेंट वीनस मिशन अभी तक रह चुके हैं वो देखते हैं। तो पहला वीनस मिशन भेजा था सोवियत यूनियन ने जिसका नाम था वेनेरा सीरीज़, और ये ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाया था क्योंकि वीनस का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है। आपको इनफैक्ट पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वीनस इज़ द हॉटेस्ट planet in our solar system because of high concentration of greenhouse gases like CO2। तो इस कारण से स्पेसक्राफ्ट बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो गया था, वेनेरा सीरीज ऑफ सोवियत यूनियन। उसके अलावा जापान का एक स्पेसक्राफ्ट है अकात्सुकी मिशन ऑफ जापान इज़ करेंटली स्टडिंग वीनस, तो ये अभी भी वीनस के ऑर्बिट में है। उसके अलावा नासा 2 और मिशन प्लान कर रहा है वीनस के लिए, जो मैंने 4 जून अभी पिछले ही वीक न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपको बताया था कि नासा के 2 मिशन है वीनस के लिए जिनका नाम है दा विंची प्लस एंड वेरिताज, एंड दीज 2 मिशंस विल बी सेंट बाय 2028 टू 2030। इंडिया भी प्लान कर रहा है एक वीनस मिशन जिसका नाम है शुक्रयान। तो इसरो जो हमारे देश की स्पेस एजेंसी है वो शुक्रयान भेजने का प्लान कर रही है। पहले तो प्लान था कि इसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस के कारण थोड़ा डिले हो गया है। तो नाउ प्लान इज़ दैट इट मे बी लॉन्च्ड बाय मिड ऑफ 2026, और इसको इंडिया की जो अभी तक की सबसे पावरफुल रॉकेट है, फंक्शनल रॉकेट GSLV Mark II रॉकेट, इसकी मदद से भेजा जाएगा वीनस के ऑर्बिट में। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about mismanagement at APDCL। तो देखिए, आपको अगर याद होगा तो 3-4 दिनों पहले मैंने एडिटोरियल सेगमेंट में कवर किया था कि क्या क्या चैलेंजेज हमारे देश की पावर सेक्टर, खासकर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर फेस कर रही हैं। सबसे बड़ा चैलेंज मैंने आपको क्या बताया था, माउंटिंग डेट, उनके ऊपर लोन बहुत बढ़ गया है, और लोन बढ़ने के पीछे कारण है कि पावर थेफ्ट हो रहा है, करप्शन है, और ये लोग ठीक से जो बिल है वो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले, कई सारी चीज़ें बताई थी मैंने, लो ट्रांसमिशन लाइन, हाई ट्रांसमिशन लाइन, आई होप आपको याद होगा। तो उस टाइम में APDCL से रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल भी बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको प्राइवेटाइज़ करने की बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू न्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेकिन APDCL के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। APDCL का पुअर फंक्शनिंग है, मैंने ये भी बताया था। अब इसी चीज़ से रिलेटेड एक आर्टिकल आया आज की अखबार में जो डाटा बताता है, इट गिव्स अस ए क्लियर कट डाटा टू हाईलाइट द पुअर फंक्शनिंग ऑफ APDCL।
अब ये डाटा जरा ध्यान से देखिए, APDCL इज इनकरिंग मंथली लॉस ऑफ रुपीज़ 150 करोड़, हर महीने 150 करोड़ का नुकसान खा रहे हैं। टोटल इनके ऊपर लोन हो चुका है 1200 करोड़ का, और इसी कारण से उनके जो CGM हैं, चीफ जनरल मैनेजर, और 5 हायर लेवल के ऑफिसर्स, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। उसके अलावा अगर डाटा देखा जाए तो 1/4 ऑफ द पावर बिल रिमेन कलेक्टेड एवरी मंथ, हर महीने 1/4 जो बिजली का बिल है तो इनका जमा ही नहीं हो पाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं करप्शन है, लैप्सेस हैं। तो ये सब हाईलाइट करता है पुअर फंक्शनिंग, और यही कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल लाया जा रहा था ताकि प्राइवेटाइज कर दिया जाए और प्रोफेशनल तरीके से इनको मैनेज किया जाए। अब ये आर्टिकल तो मैंने देखिए आज डिटेल में कवर नहीं किया है, बाकी सारे डाटा नहीं दिए हैं, ये डाटा आप यहाँ से डायरेक्टली उठा लेना। आने वाले टाइम में मैं ये डाटा आपको किसी दिन आपके नोट्स में लिख करके दे दूंगा, जो मंथली मैगजीन आती है उसमें लिख करके दे दूंगा। इन आवर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल प्रीलिम्स टॉपिक्स फॉर अपकमिंग UPSC, टुडे विल कवर टॉपिक नंबर 296 to 300. टॉपिक नंबर 296 is about पोषण अभियान. It is run by Ministry of Women and Child Development that ensures the convergence of various programs for women like Anganwadi services, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, जननी सुरक्षा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ये सबको कन्वर्ज करने का कोशिश किया जा रहा है फॉर वीमेन। कन्वर्ज करने का मतलब तमाम स्कीम्स को एक साथ एक जगह इम्प्लीमेंट करने का, ताकि वीमेन को सारे स्कीम्स का फ़ायदा एक जगह मिल सके। ये है टारगेट पोषण अभियान का। इसके अंदर कोशिश की जा रही है दैट द टारगेट टू रिड्यूस स्टंटिंग इज एटलीस्ट 2% पर एनम, लेकिन द मिशन इट इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस द स्टंटिंग फ्रॉम 38.4% अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 टू 25% बाय 2022। तो आने वाले लगभग 4 से 5 साल में हम लोग 12 से 13% तक स्टंटिंग लेवल को घटाने का टारगेट रखा है अंडर पोषण अभियान। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन based on topic number 296. Topic number 297 is about कालिया स्कीम. It was brought by उड़ीसा गवर्नमेंट, जिसमें प्रॉमिस किया गया था कि ऑल फार्मर्स वुड बी प्रोवाइडेड ₹10,000 पर फैमिली एज असिस्टेंस फॉर कल्टीवेशन। ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो कालिया स्कीम था ये पूरी तरह से फेल हो रहा है। उड़ीसा में कई सारे ऐसे फर्जी लोग हैं जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर करा लिया, जो फार्मर भी नहीं है और वो पैसा उठा रहे हैं, जिस कारण से उड़ीसा सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन आ गया। इस कारण से ये न्यूज़ में था, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 297. Topic number 298 is about NBFC microfinance institution. So they are a company registered under Company Act of 1956 and they must fulfill following condition. They must have net owned fund, minimum net owned fund of 5 करोड़, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए मिनिमम नेट ओन्ड फंड होना चाहिए 2 करोड़ का इफ़ अ कंपनी इज रजिस्टर्ड एज NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा दे मस्ट हैव एटलीस्ट 85% ऑफ टोटल नेट एसेट एज द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? देखिए, नेट एसेट होता है और द टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। लेकिन क्वालिफाइंग एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू बी रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। ये न्यूज़ में क्यों है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आर converting into small finance bank, and that is why overall share of microfinance institution to financial sector has come down below 30%. Please attempt this question based on topic number 298. Topic number 299 is about Mansar Lake. It is in Jammu and Kashmir. It was designated as a Ramsar site in 2005. It was in news because Mansar Lake Development Plan has been brought in Jammu and Kashmir recently. Please attempt this question based on topic number 299. Topic number 300 is about Kaziranga National Park. इट इज़ फेमस फॉर ग्रेट वन हॉर्न राइनो, ये तो आप सब जानते ही हैं। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क इन 1974. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया अकॉर्डिंग टू बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स, बट काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क of biosphere reserve. Please attempt this question based on topic number 300. This is the answer of question number 291 to 295 that we had covered in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer to these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. स्मार्ट सिटी मिशन, it is central sector scheme. This is wrong. It is center sponsored scheme. Aims to develop smart cities, 100 smart cities across India from 2015 to 25. No, 2015 to 2020. So the correct answer is option D. Which is the following is the importance of developing Chabahar port. Correct answer is option C. India will not depend on Pakistan for accessibility to Afghanistan and Central Asia. That's all from our side for today. Thanks for watching.